हेलो देयर, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, अब 12th का एमएसटी सीईटी है। फटाफट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताऊंगा और लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे हम लोग टेक्स्ट बुक का, और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इस पे डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, एज 12th का सिलेबस पूरा इंक्लूडेड है हमारे एमएसटी सीईटी में, तो बिना देरी के फटाफट क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन तो हम सबको पता है, तो उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। असेक्सुअल और सेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बच्चों। याद रखना एक चीज, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स कहते हैं मेरे बच्चों। क्या बोलते हैं, क्लोन्स कहते हैं। ये बात याद रखना। अब फ्रैगमेंटेशन देखो बच्चों, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। वैसे ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हुए बहुत सारे, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अब यहां वहां जो भी टुकड़े गिरेंगे मेरे बच्चों, तो क्या होता है, हर टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं बबुआ, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। ओके, ये बात समझ लेना। ये मोस्टली स्पाइरोगायरा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल्स अच्छे से करना बच्चों, बहुत अच्छे से करना है। ओके, फिर उसके बाद हाँ, ये देखो बडिंग। बडिंग क्या होता है, देखो मोस्ट कॉमन मेथड होता है ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्यूलर ईस्ट। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों इस लाइन पे, तो देख लेना। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ईस्ट बडिंग होता है। ठीक है, अब देखो ये फेवरेबल कंडीशंस के दौरान होगा, ये भी बात याद रखना है। कब होता है, फेवरेबल कंडीशंस के दौरान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन देखो, जैसे इन क्लैमिडोमोनास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं बच्चों, मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और अप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। क्लैमिडोमोनास में स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन किसमें होगा भाई, अमीबा पैरामीशियम में होता है। जब एक सेल दो इक्वल डॉटर सेल में डिवाइड होता है, इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको ही कहा जाता है बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है इसको, बाइनरी फिजन। कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में होता है, एंड गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जेस में होता है बच्चों। ये याद रखना है आप लोग को। इन लाइंस के ऊपर एमसीक्यू अगर बन गया तो फिर आपकी वाट नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए। अब देखो हमारा क्या बोलेंगे इसको, हाँ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इसमें देखो बच्चों, अगर रूट के मदद से हो रहा है, रूट के माध्यम से हो रहा है, तो इसमें दो एग्जांपल्स याद रख लो, दो तीन। एस्परागस, स्वीट पोटैटो एंड दालिया। लीफ के वजह से ब्रायोफाइलम, कैलेंकोआ, बिगोनिया। स्टेम में देखो होता है बच्चों राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब्स। ये बात याद रखना अच्छे से। ओके, ये बात याद रखना बच्चा। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू देयर वेजिटेटिव पार्ट्स, जैसे रूट्स, स्टेम, लीव्स। ओके, याद रखो बच्चों। अब देखो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एक्सप्लॉइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक्स ऑफ प्लांट। तो हमारे हॉर्टिकल्चर में मैक्सिमम क्या यूज होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल मेथड्स आर यूज्ड टू प्रोपोगेट डिजायर्ड वेराइटीज अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। अब सबसे पहले देखो बच्चों कटिंग्स। कटिंग मतलब बाल बनाने के क्या, नहीं। कटिंग माने बच्चों किसी स्टेम को कट करो, कुंडे में प्लांट करो, और वो उससे नया प्लांट आ जाएगा, इसी को कहा जाता है कटिंग। ठीक है, लेकिन उस कटिंग पे नोड्स मतलब बड्स होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अब देखो द स्मॉल पीस ऑफ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग वन और मोर बर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोपोगेटिंग। इसको देखो, इसमें क्या क्या आता है, पहले तो होता है स्टेम कटिंग, फिर हो सकता है लीफ कटिंग, है ना, याद रखना। फिर रूट कटिंग्स भी होता है, जैसे ब्लैकबेरी में लीफ कटिंग सैंसवेरिया में होता है बच्चों, सैंसवेरिया। और रोज में होता है, बोगेनवेलिया में होता है हमारा स्टेम कटिंग। ये दो दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं यहां से। ग्राफ्टिंग में देखो, जो रूटेड पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे बच्चा, स्टॉक। और जो रूटेड पार्ट के ऊपर लगाई डंडी जाती है उसको क्या बोलेंगे, सियॉन, जिसके अंदर होते हैं बड्स जो कि ग्रो करते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, पोमैटो बना सकते हो। टमेटो की रूट्स, पटेटो का स्टॉक
और टोमेटो का सियॉन, ये दोनों को आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, पोमैटो बन जाएगा। तो जमीन में आपको मिलेंगे बटाटे और एरियल शूट्स में मिलेंगे आपको टमाटर, मतलब एक ही दम आलू टमाटर की सब्जी तैयार। इसके बाद ये ग्राफ्टिंग कहां कहां हो सकती है बच्चों, जैसे एप्पल में हो सकती है, रोज में भी हो सकती है और पियर में भी हो सकती है। देखो जैसे इसका डायग्राम भी आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ऐसे कट किया जाता है, फिर दोनों को जोड़ा जाता है और इससे फिर नया प्लांट आ जाएगा। टिश्यू कल्चर भी एक मेथड है बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। सबसे ज्यादा आज जो बायोटेक्नोलॉजी के लेवल पे यूज हो रहा है वो है हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड। ओके, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स। All organisms reach to maturity in their life before they can reproduce asexually. In plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase. अब देखो सिंपल, इसके बाद में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है बच्चों, फ्लावर होता है। अच्छे से याद रखना, 4 चीजें होती है फ्लावर में, ग्रीन वाली कैलिक्स, रंग बिरंगी कोरोला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंजियोस्पर्म एंड फीमेल इज गाइनोइशियम, सॉरी एंड्रोइशियम, एंजियोस्पर्म बोल रहा हूं मैं, एंड्रोइशियम और फीमेल जो है गाइनोइशियम। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स देखो 2 मेजर इवेंट्स। सबसे पहला तो होता है मियोसिस, फिर होता है फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट एंड द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली डिसिमिलर ऑफस्प्रिंग। याद रखना बच्चों। अब देखो sexual reproduction is characterized by fusion of male and female gametes and the formation of zygote and embryogenesis. अब इसमें कुछ इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखो बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशनल इवेंट होता है और लास्ट में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हर इवेंट में क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। फ्लावर का डायग्राम तो सबको पता है, मेरे को पता है अच्छे से, क्योंकि अभी पूरा 12th पढ़े हो यार, यही चीज पढ़े हो। अब याद रखना, ये देखो ऑलवेज रिमेंबर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द प्रीडोमिनेंट प्लांट बॉडी इन ऑल एंजियोस्पर्म्स where meiosis takes place to produce haploid spores that forms gametophyte. Gametophytes are considerably reduced and developed within the flower. They produce gametes. Simple ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज, और रेसेसिव कौन सी होती है एंजियोस्पर्म में, गैमेटोफाइटिक स्टेज। ये अच्छे से आप लोग को याद रखना है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव व्हर्ल ऑफ फ्लावर, ये होता है एंड्रोइशियम। इसके एक मेंबर को बोला जाता है स्टामेन, जिसके कितने 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। ये कुछ ऐसा दिखेगा बच्चों, देखो ये स्टाम एंथर है, इससे ऐसी एक डंडी निकलेगी, इसको हम फिलामेंट बोलेंगे, और यहां पे होता है हमारा कनेक्टिव। अच्छे से याद रखना। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर देखो बच्चों, सबसे पहले एंथर के पास 2 पोलन सैक होते हैं। ठीक है, देखो ईच मोनोथिकस एंथर हैव 2 पोलन सैक्स, और अगर यही एंथर डाइथिकस है तो इसके पास में होते हैं 4 पोलन सैक। अगर 4 पोलन सैक है तो उस एंथर को बोलना चाहिए बच्चों टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोला जाता है इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब हेटेरोजेनेसिटी अराइजेस व्हेन सम हाइपोडर्मल सेल गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आर्किस्पोरियल सेल्स। अब धीरे धीरे क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल्स बन जाते हैं और इस वजह से आती है हेटेरोजेनेसिटी। ठीक है, इसके बाद टीएस ऑफ एंथर में आता है, देखो सबसे पहले आर्किस्पोरियल सेल्स। अब आर्किस्पोरियल सेल्स इसका डिवीजन होता है और फिर इनर स्पोरोजिनस सेल्स तैयार होते हैं और आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स तैयार होते हैं। स्पोरोजिनस सेल्स किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। जैसे जो माइक्रोस्पोर टेट्राड कब बनेंगे, मतलब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को तुम क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हो। ओके, याद रखना। अब पैराइटल सेल अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म एंथर वॉल्स। तो देखो सबसे पहले क्या था, आर्किस्पोरियल सेल, इसके इसमें डिवीजन हुआ और वो डिफरेंशिएट होके किस में कन्वर्ट हो गए, 2 टाइप की लेयर्स में। पहला तो हुआ हमारा, देखो पहला वाला कौन सा, पहला वाला हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू। दूसरा वाला कौन सा बच्चों, दूसरा वाला हमारा लेयर कौन सा था, पैराइटल वॉल लेयर्स। अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, तो स्पोरोजिनस टिश्यू, ये हर स्पोरोजिनस टिश्यू के पास एक
एबिलिटी होती है कि वो एक चार आर्किस्पोरियल सेल्स चार माइक्रोस्पोर्स बनाए। और हमारे जो पैराइटल सेल जो है ये क्या होता है इसका, ये अलग अलग चार एंथर की वॉल लेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे आउटर वॉल लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद होता है बच्चों एंडोथीसियम, फिर होता है हमारा मिडल लेयर, देखो दिख रहा है ना मिडल लेयर, और लास्ट में होता है टैपेटम। इसमें से टैपेटम मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना क्या काम होता है बच्चों इसका, मोस्ट न्यूट्रिटिव होता है, लेयर ऑफ एंथर वॉल इमीडिएटली एनक्लोजेस द स्पोरोजिनस टिश्यू। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका मतलब क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि हमारा जो एंथर में टैपेटम है, तो टैपेटम का एक क्या फंक्शन होता है बच्चा, टैपेटम का फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग स्पोरोजिनस टिश्यूज को। तो शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चा लोग आगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब देखो यहां पे एक चीज बोलना चाहूंगा, अब ये है चार पोलन सैक, जब ये पोलन ग्रेन पूरे अच्छे से डेवलप होते हैं ना बच्चों, तो ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, है ना, और यहां से ये इसी प्रोसेस को अपन डाइहिसन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइहिसन्स, मतलब दो लोब यूनाइट होके एक बड़ा लोब बन जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, मतलब दो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होते हैं, एक दूसरे से साथ यूनाइट हो जाते हैं और फिर पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसी को क्या कहा जाएगा बच्चा, इसी को कहा जाएगा डाइहिसन्स। क्या कहा जाएगा, डाइहिसन्स। ओके, अब याद रखना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है बच्चों मियोटिकली डिवाइड करती है, देखो मियोटिकली डिवाइड होती है और यहां पे चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। माइक्रोस्पोर्स का ही अल्टरनेट नाम होता है बच्चों पोलन ग्रेन्स। क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, ये बात अच्छे से याद रखना। अब टिपिकल पोलन ग्रेन में दो, देखो सबसे पहले तो ये नॉन मोटाइल होता है, फिर ये हैप्लॉइड होता है, फिर ये यूनिसेलुलर होता है, अब यहां पे सिंगल न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये डबल लेयर्ड होता है और दोनों लेयर को मिला के बोला जाता है स्पोरोडर्म। इसमें से जो सबसे बाहर की लेयर होती है बच्चों ये होता है एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है उसको कहा जाता है इंटाइन। ठीक है, अब एक्साइन जो है ये थिक होता है, इसका मतलब ये प्रोटेक्टिव होगा। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जल्दी से इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब इसको कोई भी बैक्टीरिया वगैरह सड़ा नहीं सकता है, बिकॉज उसके पास स्पोरोपोलेनिन की ताकत होती है। किसकी ताकत होती है बच्चों, स्पोरोपोलेनिन की ताकत होती है, ये बात याद रखना। उसके बाद अब हमारा इंटाइन जो है ये स्मूथ भी हो सकता है या फिर कुछ स्पाइनी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से स्पीशीज का ये पोलन ग्रेन है। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, ये रेजिस्टेंट होता है केमिकल्स के लिए। देखो अब एक्साइन पे कुछ पोर्स होते हैं बच्चों जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। ठीक है, और यहीं से पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। ठीक है, याद रखना। अब इसके बाद इनर वॉल को इंटाइन बोला जाता है और ये बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ये भी बात याद रखना बच्चों, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर पोलन वायबिलिटी किसको बोलते हैं, पोलन वायबिलिटी इज द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट टू द डेवलपमेंट टू डेवलप मेल गैमेटोफाइट डिपेंडिंग अपॉन environmental conditions of temperature and humidity. It is 30 minutes in rice एंड वीट। राइस और वीट के पोलन ग्रेन 30 मिनट तक रह सकते हैं, लेकिन सब मेंबर्स जैसे सोलेनासी, रोजासी, लेग्यूमिनासी इट लास्ट फॉर मंथ्स तक भी रह सकते हैं। तो इन फैमिली के पोलन ग्रेन्स बहुत लंबे चलते हैं बच्चों, लेकिन जो हमारा राइस और वीट है ये शॉर्ट टर्म मामला होता है, फटाक से फूर हो जाता है। ठीक है, फिर देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब पोलन ग्रेन्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेल गैमेटोफाइट। सबसे पहले इसका फर्स्ट माइटोसिस होगा। ठीक है, हमारा जो टिश्यू बन चुका था इसका क्या हो रहा है भाई, अब फर्स्ट पोलन ग्रेन का फर्स्ट माइटोसिस होगा। पोलन ग्रेन के अंदर फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद उसी के अंदर दो अनइक्वल न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे। एक होगा बड़ा जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होगा और एक होगा छोटा जो कि जनरेटिव न्यूक्लियाई मतलब जनरेटिव सेल होगा।
इसके बाद वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड एंड हैविंग इररेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। अब जनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये बात याद रखो बच्चों, फर्स्ट माइटोसिस हो गया। अब देखो सेकेंड माइटोसिस कब होगा? सेकेंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न्ड विथ जनरेटिव सेल ओनली। वेजिटेटिव सेल का कोई सेकेंड माइटोसिस नहीं होता है, सिर्फ जनरेटिव सेल का होता है, और इस वजह से दो हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स तैयार होंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल टेक्स प्लेस आइदर इन पोलन ग्रेन और इन द पोलन ट्यूब, जबकि वो ट्रांसफर होते रहता है जब भी उसका माइटोटिक डिवीजन हो सकता है। ठीक है, अब याद रखना, देखो एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन द, देखो अब सिंपल, द पोलन ग्रेन आर शेड फ्रॉम एंथर एट दिस टू सेल्ड स्टेज इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो ये भी एक यूनिक फीचर है हमारे एंजियोस्पर्म का कि जो वो पोलन ग्रेन रिलीज करता है तो वो मोस्टली दो सेल्ड स्टेज पे ही निकल जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है बच्चा। अब देखो, अब यहां पे अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक चीज देख रहे हैं बच्चों, लाइन टू लाइन देख रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको गाइनोइशियम बोला जाता है। ठीक है, पिस्टिल भी बोल सकते हो। इसके इंडिविजुअल मेंबर को कार्पेल या फिर मेगास्पोरोफिल बोल सकते हैं। तो ये वर्ड्स आते हैं और इन वर्ड्स पे एमसीक्यूज बन जाते हैं। फ्लावर विथ मैनी फ्री कार्पल, इसको बोलेंगे एपोकार्पस फ्लावर, है ना। फ्री कार्पल्स रहे और ज्यादा कार्पल्स रहे तो इसको एपोकार्पस बोला जाएगा। एग्जाम्पल मिशली या फिर मिशलिया, है ना। अब देखो सिनकार्पस फ्लावर में क्या होता है? कार्पेल्स तो बहुत होते हैं लेकिन जितने भी कार्पल्स हैं एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, नीचे ऐसे फ्यूज्ड होते हैं, बाकी सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो सेपरेट सेपरेट को एपोकार्पस बोला, तो फ्यूज्ड कार्पल को क्या बोलेंगे? सिनकार्पस, क्या बोलेंगे? सिनकार्पस फ्लावर बोला जाएगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रिंजल, है ना। किसी भाजी की शक्ल ब्रिंजल, याद रखो, है ना। हर किसी के घर में मिलती है ये सब्जी जिसको हम बोलते हैं ब्रिंजल, बटाटे की सब्जी। ठीक है, टिपिकल कार्पल के बच्चों कितने? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने? 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्वोलन ओवरी, फिर लंबा सा स्टाइल और ऊपर रिसीवर होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम है रिसीव करना पोलन ग्रेन को, स्टाइल का काम है पोलन ट्यूब को ओवरी तक भेजना, और ओवरी के अंदर होता है मेरे बच्चों ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है एग, और वो एग होता है फीमेल गैमेट जिसके साथ में हमारा मेल स्पर्म फ्यूज होगा। ये बात याद रखो बच्चा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी वेरीज। पैडी वीट्स में देखो, पैडी, वीट एंड मैंगो ये यूनी ओव्यूलेट रहते हैं, मतलब एक ही ओव्यूल रहेगा। टोमेटो, लेडीज फिंगर ये मल्टी ओव्यूलेट रहते हैं, मतलब एक ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखना बच्चों। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। अब 2 टाइप के ओव्यूल्स बोलूंगा बच्चों में, एक एनाट्रोपस और एक ऑर्थोट्रोपस। और भी होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस के लिए एनाट्रोपस ही है। अगर ये माइक्रोपाइल ऐसे नीचे रहा इस तरीके से, है ना, सॉल्ट बाय नमक नहीं डालता गया, इस तरीके से अगर रहा तो इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। लेकिन यही माइक्रोपाइल ऐसे ऊपर की तरफ रहा तो इसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, तो हमको सिलेबस के लिए एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो देखो बच्चों एनाट्रोपस ओव्यूल में देखो क्या क्या चीजें हैं। ये होता है, ये पूरी चीज क्या है बच्चों? ये पूरी चीज है बॉडी, और ये नीचे है स्टॉक जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। गर्दन को बोलते हैं इसकी हम हाइलम। इसके पास होते हैं इनर इंटीग्यूमेंट्स जो कि आगे चल के टेगमेन बनेंगे, सीड की कवरिंग बनेंगे, है ना। आउटर इंटीग्यूमेंट आगे चल के टेस्टा बनेगा। एग प्लस मेल गैमेट ये दोनों मिलके बनाएंगे जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होता है। सिनर्जिड्स का काम होगा बच्चों पोलन ट्यूब अट्रैक्शन, मतलब ये पोलन ट्यूब को फिलीफॉर्म अपैरेटस के साथ मिलके अपने तरफ आकर्षित करेगी। ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए। पोलन ट्यूब अट्रैक्शन, है ना, पोलन ट्यूब अट्रैक्शन। फिर एम्ब्रियो सैक, ये तो इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट, है ना। न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस होता है इसके पास, सॉरी सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये दूसरे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा और बनाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंटीपोडल्स देखो ये ऊपर के 3 सेल होते हैं जो आगे चल के गायब हो जाते हैं। चलाजा ये बेस ऑफ द ओव्यूल होता है, ठीक है, चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल, ये बात अच्छे से याद रखना बच्चों। उसके बाद देखो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, क्या देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माइक्रो देखो मेगास्पोर मदर सेल, इनका होता है मियोसिस, 4 टेट्राड्स बनते हैं जिसको हम मेगास्पोर्स बोलते हैं, और ये चारों के चारों हैप्लॉइड होते हैं। अब इसमें से ये ऊपर के 4 बच्चों डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है। तो जब भी एम्ब्रियो सैक सिर्फ एक मेगास्पोर से बन रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब देखो 3 डीजेनरेट हो गए, एक का क्या होगा बच्चों, माइटोसिस। एक का होगा सबसे पहले तो भाई ग्रोथ हो गया, और उसको नरिशमेंट मिलेगी हमारे न्यूसेलस से, जो कि ओव्यूल के अंदर ही रहता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब न्यूसेलस क्या करता है भाई, सॉरी हमारा मेगास्पोर क्या होता है, माइटोसिस फर्स्ट से गुजरता है, जिसकी वजह से 2 न्यूक्लियाई तैयार होते हैं, फिर होता है माइटोसिस सेकेंड, फिर होता है माइटोसिस थर्ड, और ऐसा करके एंजियोस्पर्म में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार होता है, जो कि एंजियोस्पर्म की खासियत है। ये बात याद रखना, यूनिक फीचर है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पे देखते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। हाँ मैंने अभी जस्ट बोला था ना, देखो दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट occurs from single megaspore, so it is called as monosporic development। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, याद रखना, ओके। पेन गिर गई मेरी चलो कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, हाँ। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, इसके बाद देखते हैं हमारा पॉलिनेशन, है ना, क्या देखते हैं, पॉलिनेशन, है ना, पॉलीटेक्निक नहीं देखेंगे बच्चों, पॉलिनेशन देखेंगे। देखो नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म्स हैव, देखो पोलन ग्रेन्स बीइंग नॉन मोटाइल इन एंजियोस्पर्म, इसको ट्रांसफर करने के लिए कुछ साधन होते हैं एंजियोस्पर्म्स के पास, जैसे फॉर एग्जांपल एबायोटिक एजेंट्स होते हैं और बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे बर्ड, इंसेक्ट, बैट्स, ये हमको याद रखना है, स्नेल्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी होते हैं बच्चों कोई केस में, ठीक है। फिर याद रखना पोलन ग्रेन्स, अब इनको देखो कैरी करने के लिए कुछ चीजें होती हैं, तो अब यहाँ पे यही चीजें हमको देखनी है कि कौन कौन से। तो सबसे पहले तो पॉलिनेशन के टाइप्स देख लो बच्चों। पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या है, पहला तो है मेरा ऑटोगैमी, जिसमें देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है उसी फ्लावर का उसी स्टिग्मा पे गिर जाएगा, इसको ही बोला जाएगा पॉलिनेशन, या सॉरी ऑटोगैमी। क्या बोला जाएगा, ऑटोगैमी। मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, ठीक है। इसी को क्या बोल सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, flowers which use autogamy consist of several adaptations in their structures, ठीक है। it occurs without external pollinating agents। अब देखो when flower opens to expose its sex organ it is called as chasmogamous, ठीक है, chasmogamy बोला जाता है। the contrivances, a condition that leads to favor self pollination are bisexuality, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। अब देखो यहाँ पे मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए जो डिवाइसेस है प्लांट ने कौन कौन से बनाए हैं, तो पहले तो है होमोगैमी। व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा, देखो व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बिकेम मैच्योर एट द सेम टाइम, इसी को हम होमोगैमी बोलते हैं। अगर दोनों साथ में मैच्योर हो रहे हैं तो दोनों का पॉलिनेशन, दोनों का फर्टिलाइजेशन जल्दी हो जाएगा, मतलब पोलन ग्रेन तुरंत उसके ऊपर गिर सकता है, मतलब स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब रिलीज कर सकता है और फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ये बात याद रखना। तो इसको होमोगैमी बोलेंगे बच्चों। फिर
कुछ फ्लावर्स क्या करते हैं, क्लिस्टोगैमी अपनाते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। देखो सम फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर ऐसा ढका हुआ रहता है और अंदर के अंदर ही सब हो जाता है। मतलब बारातियों को, मतलब ऐसे समझ लो मेहमानों को बिना बोले ही शादी हो गई अपने अपने परिवार के लोगों में। इसी को मतलब क्या बोला जाएगा, क्लिस्टोगैमी। मतलब फ्लावर का सब बंद होता है ऐसे और अंदर के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाता है, इसी को क्लिस्टोगैमी बोला जाता है बच्चों। ठीक है, ये याद रखना है, छोटी छोटी चीजें बच्चों याद रखो। अब देखो अंडरग्राउंड फ्लावर्स इन सम प्लांट्स which exhibit क्लिस्टोगैमी are never opened। अब ये कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ये बात याद रखो। प्लांट्स लाइक वायोला कॉमेलिना कैन प्रोड्यूस बोथ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। मतलब दोनों प्लांट मतलब क्या करेंगे, ये कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे बन सकते हैं, कॉमेलिना और वायोला में। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद में हाँ अब देखते हैं बच्चों गाइटोनोगैमी, है ना। गाइटोनोगैमी में क्या आएगा भाई, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। देखो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम प्लांट। मतलब ऐसा समझ लो एक बड़ा सा प्लांट है, एक फ्लावर ऊपर है एक फ्लावर नीचे है, तो अगर ऊपर वाले फ्लावर ने अपना पोलन ग्रेन नीचे वाले फ्लावर के पास फेंक दिया, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे गाइटोनोगामी। क्या बोलेंगे बच्चा, गाइटोनोगामी। समझ में आ रहा है ना, यहां तक तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल इसका है कुकुरबिट्टा मैक्सिमा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, लेकिन यहां पे फ्लावर्स बदल जाते हैं बच्चों, लेकिन प्लांट वो ही रहता है, ये भी बात याद रखना। फिर बाद में आता है बच्चा जीनोगैमी, जिसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग। It is the type of cross pollination when pollen grain of one flower is deposited on stigma of other flower on different plant belonging to same species with the help of pollinating agencies। अब क्या हो रहा है, प्लांट अलग है, स्पीशीज सेम है, फ्लावर सेम है, और पोलन ग्रेन कहां से कहां जा रहा है, ए फ्लावर से बी फ्लावर को, जो कि अलग प्लांट पे बना हुआ है, जो कि स्पीशीज दोनों की सेम है। इसी को हम बोलते हैं जीनोगैमी। मतलब ऐसा पॉलिनेशन जिसमें दो सेम स्पीशीज के प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होगा, लेकिन दोनों के प्लांट्स अलग अलग जगह पे लोकेट रहेंगे। ये बात याद रखो मेरे बच्चों अच्छे से, और यहां पे लगती है पॉलिनेटिंग एजेंसीज। ठीक है, याद रखना अच्छे से चीजें। अब देखो पॉलिनेटिंग एजेंसीज, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते जरा। दो टाइप की होती है बच्चों, एक तो निर्जीव जिसको हम बोलेंगे एबायोटिक, और होती है एक सजीव जिसको हम बोलते हैं बायोटिक। ठीक है, अब एबायोटिक एजेंसीज देखो कौन सी होती है। सबसे पहले होता है विंड और दूसरे पे होता है वाटर, विंड एंड वाटर। अब पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम बोलते हैं बच्चों एनेमोफिली। क्या बोलते हैं, एनेमोफिली। एनेमोफिली मतलब पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड। याद रखो जैसे राई, कॉर्न, बार्ली, ओट्स, पाम्स आर ऑल्सो विंड पॉलिनेटेड। अब यहां पे देखो अडेप्टेशंस क्या होते हैं, ज्यादा कुछ याद नहीं रखने का बच्चों, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, क्योंकि जरूरत क्या है, हमारे को ज्यादा बड़े पेटल्स की जरूरत ही नहीं है, हमको तो हवा से पोलन ग्रेन फेंकने, तो छुटकऊ छुटकऊ से फ्लावर होते हैं। उसके बाद इनकॉन्स्पिकस फ्लावर होते हैं, कलरलेस मतलब व्हाइट कलर होंगे, इसमें कोई नेक्टर फ्रेग्रेंस नहीं होगा। पोलन ग्रेन आर लाइट वेट, ताकि वो हवा में उड़ता जाए। छोटा छोटा पोलन ग्रेन है ना, एनिमोफिलस फ्लावर का ऐसा बोलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद या फिर ऐसा बोल सकते हैं एनिमोफिलस फ्लावर के पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए तुझे कहाँ हवाएं हवाएं, है कि नहीं। उसके बाद में याद रखना, लेकिन इनकी वाट कैसी लगती है बच्चों, हवाएं बेगानी होती है, तो कहीं भी पोलन ग्रेन को लेके जा सकती है। तो फिर बाद में आती है ना, बाद में पोलन ग्रेन बोलेगा बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाए मुझे कहाँ बताए बताए। ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं, ओके। फिर उसके बाद स्टिग्मा इनका फेदरी होता है बच्चों, समझ लो, है ना। स्टिग्मा इनका होता है फेदरी,
टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन ऐसे बहते बहते जाएगा ना, तो ऐसे फेदर बोलेगा बहती हवा सा था वो, पकड़ के इसको लाओ। तो फेदर ही पोलन ग्रेन का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को उठा पकड़ के सीधा लेकर आ जाते हैं भाई, समझ रहे हैं ना, अच्छे से देख लो भाई। इसके बाद देखो, हाँ सैमन्स, इसके लॉन्ग फिलामेंट्स होंगे ताकि ये हवाओं में दूर तक मतलब एक्सपोज्ड करे अपने एंथर्स को, ठीक है, वर्सटाइल एंथर रह सके इनके। याद रखना स्टैमेन्स एंड स्टिग्मास ये एक्सपोज टू एयर करंट्स, याद रखो हवाएं बहते रहती है और ये एयर हवाएं में मतलब ऐसे खुले रहते हैं ताकि जैसे हवा आई पोलन ग्रेन को लेकर जाएगी बहाकर अपने साथ, तो चल कहीं दूर निकल जाए, ऐसा हो जाएगा। अब देखो पोलन, अब यहां पे देखो बच्चों, द पोलन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ हे फीवर अमॉन्ग पीपल दोज हु आर सेंसिटिव टू पोलन ग्रेन्स। मेरे को है ये एलर्जी, जब भी ऐसे आता है ना बच्चों, मेरी नाक, देखो सबकी सर्दी आती नहीं और मेरी जाती नहीं, ये बात याद रखो, पोलन ग्रेन्स की मेरे को बहुत भयंकर एलर्जी है। उसके बाद पॉलिनेशन बाय वाटर, यहां पे 30 जेनेरा तक हो सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल याद रखना, वैलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा, सिराटोफाइलम, ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, वैलिस्नेरिया, ज़ोस्टेरा, सिराटोफाइलम। अब इसमें याद क्या रखना है, लोटस नहीं याद रखना है, बिकॉज लोटस एक्वेटिक तो है लेकिन एंटोमोफिलस फ्लावर है। कौन सा फ्लावर है, एंटोमोफिलस, ठीक है। इसके बाद अडेप्टेशन इन हाइड्रोफिलस फ्लावर, देखो फ्लावर होंगे फिर से स्मॉल, इनकॉन्स्पिकस, पेरियांथ एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल। पेरियांथ जिसको टेपल्स बोल सकते हो आप, तो ये अनवेटेबल होंगे, गीले नहीं होंगे। गीले अगर होते तो डूब जाते हैं, है ना, और डूब जाते तो कहा न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। तो गीला नहीं होना है, इसीलिए इनके ऊपर म्यूसिलेज की कवरिंग होती है बच्चों। देखो मैंने बोला और यहाँ पे वो पॉइंट आ गया, मतलब पॉइंट पहले से था लेकिन वहां पे वो मतलब मैं बोल चुका था पहले। उसके बाद नेक्टर फ्रेग्रेंस एब्सेंट, है ना, याद रखना। अब 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक तो होता है हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन जो है अगर पानी के सरफेस के नीचे हो रहा है तो इसको हम कहेंगे मेरे बच्चों हाइपोहाइड्रोफिली। क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली कहेंगे। हियर द पोलन ग्रेन्स आर हेवियर देन वाटर, इसलिए ये नीचे नीचे डूब जाते हैं, है कि नहीं, नीचे डूब जाते हैं और फीमेल फ्लावर पे जाके बैठ जाते हैं। याद रखो ज़ोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ज़ोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली है, अच्छे से याद रखना है बच्चा लोग। उसके बाद पोलन ग्रेन्स इनके होते हैं लॉन्ग रिबिन लाइक, ताकि तैर सके, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइपोहाइड्रोफिलस में एक्साइन, मतलब हाइपोहाइड्रोफिलस पोलन ग्रेन में एक्साइन नहीं होता है, अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। चलिए बच्चा आगे बढ़ेंगे फिर। उसके बाद एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली देखो, पोलन ग्रेन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर एंड रीच, भाइयों बहनों, स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। जैसे वैलिस्नेरिया ये सबमर्ज्ड होता है, देखो सबमर्ज्ड डायशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट है ये। अब इसमें फीमेल फ्लावर क्या होती है, सरफेस पे आती है, हम नहीं जाते, लोग हमारे पास आते हैं, ऐसा सीन एपीहाइड्रोफिली में होता है, ताकि पॉलिनेशन हो सके और मेल फ्लावर सरफेस पे जब मेल फ्लावर जो है फ्लोट करता है सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, जब सरफेस पे क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स डाल देगा, फिर नीचे से फीमेल फ्लावर आएगी अपना स्टिग्मा लेके, पोलन ग्रेन को ऐसे लेकर सीधा वापस कहां, पानी के अंदर, लाइक अ मगरमच्छ। ओके, उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी देखो पोलन ग्रेन की, ये इक्वल होती है एज दैट ऑफ वाटर, दैट इज व्हाई दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। ये बात अच्छे से याद रखो मेरे बच्चों। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनेमोफिलस
जैसे पोटैमोगेटॉन एंड होलोगैरिस, मतलब एक्वाटिक होके भी ये एनिमोफिलस होते हैं। ये दो याद रखने एग्जाम्पल, पोटामोगेटॉन देखो हवा में पेट उड़ता जाए, हेलोगैरिस, ठीक है। क्या याद रखोगे, पोटैमो, पोट मतलब पेट को बोलते बच्चों, पोटैमोगेटॉन। अगर कोई ज्यादा खाना खा रहा है तो उसको देखो पोट एमो गेट ऑन, मतलब क्या, पोट जो है उसका बड़ा हो जा रहा है। तो याद रख दो, ऐसा कुछ भी 5 वर्ड याद रख लें, बस याद रखना है अपने को, ठीक है। तो एनेमोफिलस में पोटामोगेटॉन और होलोगैरिस याद रखना, जो कि एक्वाटिक प्लांट है लेकिन एनेमोफिली करते हैं। उसके बाद सम एक्वाटिक प्लांट ये एंटोमोफिलस है, जैसे मैंने पहले बता दिया था, लोटस, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली। याद रख लो, वाटर लिली, लोटस, वाटर हायासिंथ याद रखना। अब बायोटिक एजेंट्स देखो, 80% प्लांट जो है ये एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। उसके बाद पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इसको एंटोमोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, एंटोमोफिली बोलेंगे। एडेप्टेशंस क्या है, बड़े फ्लावर्स, ऐसे शो रहता है फ्लावर में, ब्राइटली कलर्ड, स्वीट ओडर, उनके पास नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, मतलब किसी को बुला रहे हो तो यार खाना पानी देना पड़ेगा ना, किसी को बुला रहे हो तो खाना पानी देना पड़ेगा ना। तो फ्लावर भी क्या कर रहा है, इंसेक्ट्स को बुला रहा है, बदले में कुछ तो देगा ना। इंसेक्ट ऐसे आएगा क्या फोकट में, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इंसेक्ट अगर फोकट में नहीं आएगा तो फिर कैसा जमेगा, तो इंसेक्ट को क्या देनी पड़ती बच्चों, घूस। मतलब यहाँ पे घूस क्या है, घूस क्या है, घूस है यहाँ पे नेक्टर। और यही नेक्टर के लालच में इंसेक्ट ऐसे उड़ते उड़ते भंवरा ऐसे भुंग 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 करते आता है फ्लावर पे, बैठता है फ्लावर पे, ढेर सारा पीता है नेक्टर, बदली में फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उठा के दूसरे फ्लावर पर डाल देता है। और इस वजह से बच्चों प्लांट्स में बहुत ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, जिसके वजह से न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट डेवलप होने को नेचर क्या करती है, हेल्प करती है इस वजह से। और न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट आएंगे तो फिर नई नई चीजें आएंगी इसके साथ में। तो याद रखो बच्चों, ये भी चीजें याद रखना है आप लोग ने। अब देखो स्टिग्मा इनका रफ होता है, कैसे होता है भाई, रफ होता है। उसके बाद और इट इज स्टिकी ड्यू टू म्यूसिलेजिनस सिक्रीशन। पोलन ग्रेन्स जो है स्पाइनी होते हैं और इनके पास येलो स्टिकी सब्सटेंस होता है जिसको हम पोलन किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पोलन किट। देखो अब ये लोग भी किट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो सम प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन, जिसमें अगर इंसेक्ट आया और फ्लावर में घुसा तो यहां पे लेवर मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से एंथर अपने आप इंसेक्ट के पास आ जाता है और अपने पोलन ग्रेन उस पर रिलीज कर देता है। एग्जाम्पल सैल्विया, याद रखो बच्चों सैल्विया। ये कुछ चीजें हैं जो मैं अंडरलाइन करवा रहा हूं, जो हम लोग देखते ही नहीं, ठीक है, ये बात याद रखो। अब देखो डू यू नो पढ़ेंगे थोड़ा। डू यू नो बायोटिक प्लांट्स, देखो इन बायोटिक प्लांट्स, प्लांट्स आर अडेप्टेड टू एनकरेज the specific pollinations they need. They are said to have developed pollination contrivancy, ठीक है, contrivance नहीं, contrivance. Plant and pollinators have co-evolved physical characteristics that make them to interact successfully. Such characteristics are considered pollination syndromes. क्या बोला जाता है इसको, pollination syndrome. तो ये एक रिलेशन होता है बायोटिक एजेंट और प्लांट के बीच का, जिसकी वजह से पॉलिनेशन ऑटोमेटिक वो कर देते हैं और ये एक समझ लेना आदत के जैसा हो जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना। जैसे मैंने लेवर मैकेनिज्म बताया था आपको सैल्विया में, ठीक है। अब देखो थिंक अबाउट इट, ये तो चलो ठीक है। हाँ, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। देखो फ्यू टाइप्स ऑफ बर्ड्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर पॉलिनेशन। They usually have small size, long beaks, जैसे सनबर्ड, हमिंग बर्ड्स, ये छोटे बर्ड्स होते हैं जो किस पे डिपेंड होते हैं बच्चों, मैक्सिमम हमारे प्लांट्स पर। अब देखो ऑर्निथोफिलस प्लांट, इनमें एक आता है बॉम्बैक्स, कैलिस्टोमॉन, डिजिमोन का नाम लग रहा है, जिसको हम बॉटल ब्रश भी बोल सकते हैं, एंड बुटिया, है ना, याद रखना, बूटी लिख रहा है वो, बुटिया है वो, ओके। अब देखो मेरे बच्चों एडेप्टेशंस, फ्लावर के एडेप्टेशन। फ्लावर वाले ब्राइटली कलर्ड होते हैं लेकिन इनके पास नेक्टर भी बहुत ज्यादा होता है,
लेकिन इनके पास फ्रेग्रेंस नहीं होती है, विदाउट फ्रेग्रेंस। ये याद रखना वाई, क्योंकि बर्ड्स की सूंघने की शक्ति थोड़ी कम होती है। उसके बाद पॉलिनेशन बाय बैट्स, इसको बोलेंगे बच्चों काइरोप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे? काइरोप्टेरोफिली। अब याद रखना बैट्स जो है, बैट्स कैन ट्रांसपोर्ट पोलन ग्रेन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, समटाइम्स सेवरल किलोमीटर्स। इस वजह से प्लांट एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्पीशीज बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। अडेप्टेशन, फ्लावर्स के कलर डल होते हैं बच्चों, बिकॉज बैट्स भी होते हैं डल। स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है इनका। दे सिक्रेट अबंडेंट नेक्टर, बहुत ज्यादा अमाउंट में नेक्टर बनेगा। एडिबल पोलन ग्रेन्स भी होंगे। फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एडिबल पोलन ग्रेन्स। एग्जाम्पल एंथोसिफालस, फिर जिसको हम कडम्ब ट्री बोलते हैं, एडनसोनिया जिसको बाओबाब ट्री बोलते हैं, और काइगेलिया इसको सॉसेज ट्री बोलते हैं। ये बात याद रखो मेरे बच्चों। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसीज। कॉन्ट्रीवेंसीज मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो पोलन ग्रेन को क्या प्लांट को क्या करेंगे, आउटब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करने में हेल्प करेंगे। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन देखा था, उसके लिए डिवाइसेस क्या थे, कैस्मोगैमी और क्लिस्टोगैमी। वैसे ही आउटब्रीडिंग के लिए भी सब मैकेनिज्म्स है। तो सबसे पहला देख लो मेरे बच्चों, सबसे पहला है यहां पर देखना यूनिसेक्सुअलिटी। क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है भाई, प्लांट जो है आइदर मेल फ्लावर बनाएगा या फीमेल फ्लावर बनाएगा, ये बात याद रखना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोसिज्म। क्या बोलेगा बच्चा इसको? डायोसिज्म भी इसको बोला जाता है। इसके बाद दूसरा डाइकोगैमी। डाइकोगैमी इसमें क्या होता है बच्चों, एंथर और सिग्मा अलग अलग समय पे क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। अगर एंथर और सिग्मा साथ में मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो भाई कुछ हो सकता है क्या? एंथर छोटा है, सिग्मा बड़ा हो गया, क्या मतलब है? पोलन ग्रेन्स ही नहीं बनेंगे। स्टिग्मा छोटा है, एंथर बड़ा हो गया, क्या मतलब है? एम्ब्रियो सैक ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए एंथर और सिग्मा अलग अलग समय पे मैच्योर होते हैं। अगर प्रोटेंट्री मतलब देखो, प्रोटेंट्री मतलब क्या, अगर हमारा एंथर पहले मैच्योर होता है, इसी को प्रोटेंट्री बोलते हैं। और अगर हमारा स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है, गाइनोइशियम पहले मैच्योर होता है, तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंट्री में एग्जांपल याद रखो बच्चों, सनफ्लावर, और प्रोटोगाइनी में मैं याद रखना ग्लोरियोजा। ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने बच्चों, बस बाकी कुछ नहीं है। प्रीपोटेंसी, अब घर की मुर्गी दाल बराबर होती है बच्चों, ये कहावत आपने सभी ने सुनी होगी। मतलब घर की चीज बेकार लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती होंगी, लेकिन एक कहावत की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अदर फ्लावर के पोलन ग्रेन भाई जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन खुद के पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे क्या? नहीं। इसीलिए खुद के पोलन ग्रेन्स अदर पोलन ग्रेन्स के सामने निग्लेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए घर की मुर्गी दाल बराबर मैंने ये वाला वर्ड यूज किया। एग्जाम्पल यहां पे एप्पल, याद रखना। फिर आता है बच्चा हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली में क्या होगा, देखो प्लांट्स लाइक प्राइम्यूला, देयर आर 2 or 3 forms types of flowers in which stigmas and anthers are placed at different levels। अब मान लो, मेरे को एक बात बताओ, स्टिग्मा एकदम नीचे है, एंथर एकदम नीचे है, स्टिग्मा एकदम ऊपर है, तो एंथर ऐसे बूस्टर लगा के ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा बच्चों। इसीलिए अगर ये लेवल ही ठीक नहीं रही, लेवल अगर ऊपर नीचे रही, तो फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। उसके बाद हर्कोगैमी में देखो मैकेनिकल डिवाइस होता है बच्चों, यहां तो डायरेक्ट है ना, दीवार होती है दो के बीच में, डायरेक्ट पॉलिनेशन इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन प्लांट्स नेचुरल फिजिकल बैरियर इज प्रेजेंट बिटवीन 2 sex organs to avoid contact of pollen grain with the stigma of the same flower। Example Calotropis। ओके, Calotropis, ये बात याद रखना है बच्चों। ओके, अब सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यहां पे जेनेटिक मैकेनिज्म होगा है बच्चों। अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर भी जाता है तो जेनेटिकली वहां पे कुछ भी नहीं होगा, दूसरा ही पोलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट होगा, ये बात याद रखना। और ये कुछ कुछ चीजें हैं जो प्लांट करता है। अब देखो, in all breeding programs the plant are hand pollinated
टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन सिलेक्टेड वेराइटीज। एग्जाम्पल देखो व्हीट एंड राइस। मोस्ट ऑफ द मतलब जब भी हम लोग आर्टिफिशियल टेक्निक्स यूज करते हैं तो हम लोग हाथों से पॉलिनेशन करते हैं अपने, ठीक है, ये बात याद रखना। इसका मतलब प्लांट हमको भी यूज कर रहा है बच्चों, याद रखना। अब देखो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। अब पोलन ग्रेन हमारे किस पे जाके बैठेगा बच्चों? स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे जैसे पोलन ग्रेन बैठ गया, स्टिग्मा से वो क्या करेगा? शुगरी लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे वो शुगरी लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वॉल्यूम ऐसे बढ़ जाता है। अब जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना बच्चों, तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब वो छोड़ देता है। अब पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब याद रखो बच्चों, यहां पे जो सिनर्जिड्स है, देखो ये वाला सेंटेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द इवेंट्स फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स on sigma to the entry of pollen tube in ovule are referred to as pollen pistil interaction. Pollination देखो does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often wrong type of pollen grain also can land on stigma. The pistil has देखो pistil has ability to recognize and accept the right or compatible pollen grain of the same species. Thus, wrong type of pollen is discarded by pistil. Compatibility and incompatibility of pollen pistil is determined by special proteins. This process involves pollen recognition followed by promotion और inhibition of pollen. तो पहले तो पहचाना जाएगा कि भाई तू अपना है या पराया। अपना है तो चल हट, पराया सॉरी अपना है तो चल आ, पराया है तो चल हट। ओके, याद रखना। अब यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्नाइजेशन का काम करेंगे। स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द फ्लावर रिफ्यूज द रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। लेकिन यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है बच्चों जो यहाँ पे ऑपरेट करता है ओनली इन इंटर स्पेसिफिक पोलन जर्मिनेशन। द कंपैटिबल पोलन ग्रेन absorb water and nutrients from the surface of the stigma। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे जैसे उन्होंने एब्जॉर्ब किया तो पोलन ट्यूब जो है ये प्रोड्यूस हो जाती है और यहां से वो रिलीज होती है। अब पोलन ट्यूब जो है ये स्टाइल से आगे बढ़ते रहती है। ओके, अब आगे बढ़ने के बाद उसको कैसे समझेगा कि कहां जाना है, तो उसको डायरेक्ट करता है हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये बात याद रखना। अब देखो आगे आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड्स द एसेंशियल प्रीक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल जर्मिनेशन which are absent in the pollen. Thus, pollen tube is finally pushed through the ovule and reaches the embryo sac. देखो the tip, याद रखना, the tip of pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures and release the content. Due to the pollen pistil interaction, intense competition develops even in the compatible pollen grains. आप देखो यहां पे कंपटीशन हो गया कि कौन पहले फर्टिलाइज करेगा एग को। अब जैसे वो हो गया, it also plays an important role in sexual reproduction and seed formation. Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. Sucrose induced pollen germination and tube growth in vitro. Addition of boric acid facilitates and accelerates the pollen germination. तो ये सब चीजें क्या है, देखो यहाँ पे बोरिक एसिड की जरूरत है, ये लैबोरेटरी मेथड है बच्चों। लैबोरेटरी मेथड में सुक्रोज की भी जरूरत होगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में देखो, इट इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस यूज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट। ओनली द डिजायर्ड, देखो only the desired pollen grains are hand pollinated and used for fertilization. This is accomplished through emasculation and bagging procedures. अब emasculation क्या होता है बच्चों? emasculation बाकी कुछ नहीं होता है, आर्टिफिशियली जब आप लोग किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर्स को कट कर देते हो या पुल कर लेते हो, जब वो इमेच्योर होते हैं तभी उसी कंडीशन में, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेरे बच्चों इमास्कुलेशन। क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन। ये बात आप लोग को अच्छे से याद रखनी पड़ेगी मेरे बच्चे, ठीक है। यहां तक तो शायद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? ये एक कॉम्प्लेक्स मेथड है
याद रखना यहाँ पे एक देखो, अब यहाँ पे कुछ है क्या? हाँ चलो पहले अपन अपना डिस्कशन कर लेते हैं। एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा, जाइगोट बनाएगा। दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, पोलर एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है मेरे बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो, double fertilization is a complex mechanism in flowering plants. It was discovered by Navaschin. क्या नाम था इनका? Navaschin. In the liliaceous plants like Lilium and Fritillaria. ये याद रख लो, सबसे पहले कहाँ देखा गया था? Lilium and Fritillaria में ये चीज देखी गई थी। अब after pollen grain has reached the surface of stigma, it germinates and forms pollen tube which penetrates the stigma style ovary. अब देखो, penetrates the stigma penetrates the stigma style and then ovary and then enters ovule. अब याद रखना, the growth of pollen tube is guided by chemicals secreted by synergids. It is usually the ovule. It enters ovule through micropyle. Usually micropyle से होता है, तो जब भी पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर कर रही है तो बोलने का पोरोगैमी, जब भी इंटीगुमेंट से एंटर कर रही है तो बोलने का मीजोगैमी, और जब भी चलाजा से एंटर कर रही है तो बोलने का चलाजोगैमी। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो बच्चों। बट इन सम केसेस इट इज फाउंडेड टू एंटर थ्रू चलाजा, जिसको हम बोलेंगे चलाजोगैमी, या फिर इंटीगुमेंट्स, इसको बोलेंगे मीजोगैमी। ये अच्छे से याद रखो बच्चों, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखो, सिफोनोगैमी किसको बोलते हैं? As non-motile male gametes are carried through hollow pollen tube, it is known as siphonogamy. मतलब पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट्स कैरी करके आगे ले जा रही है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों सिफोनोगैमी। क्या बोलते हैं? सिफोनोगैमी। उसके बाद सिनगैमी किसको बोलते हैं? जब भी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है, इसको सिनगैमी बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं बच्चा? ट्रिपल फ्यूजन उसको बोलते हैं जिसमें पोलन ग्रेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज हो रहा है। अब यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल फ्यूज हो रहा है विथ हैप्लॉइड सेल, दोनों फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, ये बात अच्छे से याद रखना है। ये हो गया। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या होता है बच्चों? सबसे पहले याद रखना, यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, दोनों मेल गैमेट्स इस्तेमाल हो जाते हैं और द डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, तो इसीलिए जबरदस्त चीज होती है बच्चों, याद रखना ये चीज। और हाँ, और क्या क्या है? हाँ, अब देखो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलप्स इनटू nutritive endosperm tissue. It restores the diploid condition by fusion of haploid male gamete and haploid female gamete. It also helps to avoid polyembryony. Polyembryony नहीं होने देता है, मतलब मल्टीपल एम्ब्रियो फॉर्मेशंस नहीं होंगे। अच्छे से याद रखना। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखो सबसे पहले बच्चों 3 टाइप के होते हैं एंडोस्पर्म्स भी। सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियर, दूसरा है हेलोबियल और तीसरा है सेल्यूलर। न्यूक्लियर जो है देखो सिंपल क्या होगा, एंडोस्पर्म डिवाइड होगा रिपीटेडली, लेकिन वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होगी, इसी को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। ओके, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। याद रखना यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स याद रखने बच्चों अपने को। हाँ, यहां तक तो हो गया। हाँ, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे सनफ्लावर, व्हीट, कोकोनट, ये सब न्यूक्लियर एंडोस्पर्म शो करेंगे। इसमें भी कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है ना बच्चों, ये मल्टी सेल्यूलर होता है और लिक्विड होता है, ये बात अच्छे से याद रखना। सेल्यूलर देखो यहाँ पे क्या होता है, सेल तो डिवाइड होता है लेकिन साथ ही साथ इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन भी होती है, और यही इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन की वजह से इसको सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म बोला जाता है। एग्जाम्पल बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा, BAP या फिर PAB, ये याद रख लो, बाल्सम, पेटूनिया, एडोक्सा। और ये टोटल 72 फैमिलीज के द्वारा ऐसे टाइप का एंडोस्पर्म दिखाया जाता है बच्चों, मतलब ऐसे टाइप का एंडोस्पर्म डेवलप होता है। हेलोबियल ये बीच का एंडोस्पर्म है, मतलब समझ लो कि सेल्यूलर भी है थोड़ा थोड़ा,
न्यूक्लियर भी है। और याद रखना यहां पे क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है इसका ट्रांसवर्स देखो इज फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल। देखो फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल विच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। अब इसमें जो छोटा सेल होता है वो चलाजल सेल होता है, बड़ा सेल जो होता है वो माइक्रोपाइलर सेल होता है। बाद में इसमें न्यूक्लियाई के जो है इन ईच सेल डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन एंड देन वॉल डेवलप्स बिटवीन द न्यूक्लियाई इन माइक्रोपाइलर चेंबर। इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू टाइप्स, सेल्यूलर और न्यूक्लियर। याद रखना एस्फोडेलस नाम है और हेलोबियल फैमिली से ये एंडोस्पर्म आता है, मतलब हेलोबियल फैमिली में बच्चों ये एंडोस्पर्म मिलेगा। अब एक देखो बच्चों मोजाइक एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कंटेनिंग टिश्यूज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स is called mosaic endosperm. In plants like corn, the endosperm contains patches of two different colors. It forms a sort of mosaic pattern. ये बात याद रखना। एग्जाम्पल देखो कॉर्न में मोजाइक एंडोस्पर्म मिलेगा, इतना भी याद रख लिया तो चलेगा। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसी को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, ये याद रखना। द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ट्रिगर्स ओनली आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। मतलब एम्ब्रियो कब बनेगा, जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या, एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एम्ब्रियो बाद में बनेगा, ठीक है। इसके बाद अब देखो जाइगोट जो है ये डिवाइड होता है टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो में। लार्जर सेल जो है हमारा माइक्रोपाइल के पास होता है जिसको हम सस्पेंसर इनिशियल बोलेंगे, और जो छोटा सेल होता है ना बच्चों, छोटा वाला सेल जो होता है इसको हम एम्ब्रियोनल इनिशियल बोलते हैं। एम्ब्रियोनल इनिशियल आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है, ये बात याद रखना। अब सस्पेंसर सेल का डिवीजन होता है ट्रांसवर्सली, जो कि 6 से 10 सेल का स्ट्रक्चर बनाएगा और ये एक के ऊपर एक कॉलम लाइक बनाएगा। देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा भी होगा आपको, देखो दिख रहा है ना, ये देखो ये जो लंबा सेल है ना, ये वाला, ये पूरा सस्पेंसर है। अब इसी सस्पेंसर का जो पहला सेल है, देखो द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड बिकम्स स्वोलन, और इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। और जो सबसे लोअर सेल होता है या फिर एम्ब्रियो के सबसे करीब जो सेल होता है उसको हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ओके, अब हमारा हाइपोफाइसिस जो है, सॉरी एम्ब्रियो जो है या फिर एम्ब्रियोनल इनिशियल जो है, इसका माइटोसिस चालू हो जाता है और ये एक ऑक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें ये 2 टीयर्स बनाएगा, मतलब ऐसे ऑक्टेंट, मतलब समझ लो, देखो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑक्टेंट बन गया। अब ये हो गया बच्चों हमारा अपर टीयर और ये हो गया मेरा लोअर टीयर। अब लोअर टीयर जो है ये 4 सेल इसमें होते हैं जो कि आगे चल के हाइपोकोटाइल और रेडिकल बनाएगा, और जो अपर टीयर के सेल है वो क्या बनाएगा बच्चों, देखो हाइपोकोटाइल और रेडिकल, और अपर टीयर है ये क्या बनाएगा, प्लूमूल्स एंड कॉटिलिडॉन्स। अब याद रखो बच्चों, प्लूमूल्स एंड कॉटिलिडॉन्स बनाएगा। याद रखना प्लूमूल से निकलेंगे शूट्स और हमारे अपर टीयर वाले से निकलेंगे रूट्स, जो कि रेडिकल होगा। लेकिन रेडिकल से जो रूट्स निकलेंगे इनको बोलेंगे टैप रूट्स, और हमारे जो प्लूमूल से निकलेंगे शूट्स वो डाइकॉट्स में होता है, और एडवेंटिशियस रूट्स मोनोकॉट्स में होते हैं। और ये रूट्स वो रूट्स होते हैं जो रेडिकल छोड़ के कहीं से भी निकल सकते हैं, ये बात याद रखो बच्चों। उसके बाद फर्दर एनलार्जमेंट होता है हाइपोकोटाइल का, कॉटिलिडॉन का। अब देखो सबसे पहले द सेल्स इन द अपर टीयर ऑफ ऑक्टेंट डिवाइड इन सेवरल प्लेन। अब इस वजह से एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है बच्चों, कहाँ है यहाँ पे, हाँ ऊपर ही था शायद, हाँ इसकी वजह से सबसे पहले एक हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर फर्दर डिवीजन होता है और हॉर्सशो शेप एम्ब्रियो बनता है, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा सीड बनता है बच्चों। याद रखना मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक ही सिंगल कॉटिलिडॉन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। अब याद रखना जो भी कवरिंग प्लूमूल पे होगी मोनोकॉट्स में इसको कोलियोप्टाइल बोलेंगे, और जो भी कवरिंग होगी रेडिकल पे इसको बोला जाएगा कोलियोराइजा। क्या बोला जाएगा, कोलियोराइजा या फिर सिलोराइजा, ऐसा भी याद रख सकते हो। फाइनली ओव्यूल जो है ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड, एंड ओवरी जो है बच्चों ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। अब सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट देख लो, यहाँ पे ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। याद रखो बच्चों,
देखो द गोल ऑफ रिप्रोडक्शन इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू इंक्लूडिंग प्लांट इज टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. One of the ways that plants and produce offspring is by forming seeds. The flower must be pollinated in order to produce seed and fruits. Seed development is initiated by fertilization. The integuments of the fertilized ovule persist and gets transformed into seed coat. अब जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है वो टेस्टा में कन्वर्ट हो जाता है, इनर इंटीग्यूमेंट जो होता है वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाता है. ये याद रखना. देखो यहाँ पे डाइकॉट सीड है, यहां पे मोनोकॉट सीड है बच्चों. टेस्टा टेगमेन देख लिया. अब याद रखो पेरिस्पर्म क्या होता है. द न्यूसेलस इन द ओव्यूल में परसिस्ट इन सम जेनेरा लाइक ब्लैक पेपर, ये बात याद रखो, एंड बीट एज अ थिन पेपरी लेयर, और इसी को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं. इन सम सीड्स द फूड रिजर्व्स इन द एंडोस्पर्म आर पार्शियली यूज्ड अप, और ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म रहता है, मौजूद होता है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द सीड इज कॉल्ड एज अल्बुमिनस सीड्स. मतलब ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म एग्जिस्ट करता है. और ऐसे सीड्स जैसे देखो कोकोनट एंड मेज, और ऐसे सीड्स जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है उसको एक्स अल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे, जैसे पी एंड बीन. ये दो चीजें याद रखो बच्चों. अब देखो cotyledon in some non-endospermic seed act as food storage, and in others they are first photosynthetic organs. Micropyle persist as a small pore, मतलब ऐसा सीड होता है और इसके अंदर ऐसा छोटा सा छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑक्सीजन और वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा. फ्रूट डेवलपमेंट इज ट्रिगर्ड बाय हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय डेवलपिंग सीड. As mentioned earlier, after fertilization, zygote is formed and the ovary begins to differentiate into fruit. Ovary wall develops into pericarp. याद रखना, पेरिकार्प बेसिकली 3 लेयर का होता है. बाहर का एपिकार्प, मिडल वाला मीजोकार्प, अंदर वाला एंडोकार्प. याद रखना. अब ये चीज है जो फ्लैशी रहती है, जैसे मैंगो और कोकोनट जैसे फ्रूट्स में जो हमारा मीजोकार्प है ये होता है फ्लैशी, जो कि एडिबल होता है, जो कि खाने में बड़े मजे आते हैं बच्चों. अब याद रखना सिग्निफिकेंस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन. फ्रूट्स क्या करते हैं बच्चों? प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट. फ्रूट्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सीड को. उसके बाद सीड सर्व एज इंपॉर्टेंट प्रोपोगेटिंग ऑर्गन फॉर प्लांट. सीड एंड फ्रूट्स डेवलप अ स्पेशल डिवाइस फॉर डिस्पर्सल एंड दस हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज. तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बच्चों. ठीक है, ये बात याद रख लेना अच्छे से. सिग्निफिकेंस क्या है? डॉर्मेंसी याद रखो बच्चों. डॉर्मेंसी में हम लोग बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं. डॉर्मेंसी किसको बोलते हैं? ऐसा फेज जिसमें सीड जर्मिनेशन नहीं होता है. मतलब बुरे दिन चल रहे हैं और सीड बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं कर रहा है. देखो डॉर्मेंसी इज अ स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक अरेस्ट that facilitates the survival of organism during adverse बुरे दिन environmental conditions. जस्ट अभी मैंने बोला. देखो बच्चों हम लोग देखो ठंडी चालू हो जाती है, पूरी घास खराब हो जाती है, सूख जाती है, फिर बंजर जमीन होती है. समर्स आते आते पूरी बंजर होती है, फिर आती है बरसात. दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे. और मेरे को एक बात बताओ, साथ में हरी भरी घास लायो रे. अब मेरे को एक बात बताओ, बरसात गिरी, ये हरी भरी घास के बीज किसने डाले? कोई रातों रात आके डाल के गया? नहीं भाई, कोई नहीं आया था. वहां पे वो बीज वहीं पे थे, डॉर्मेंट स्टेज में थे, इसी वजह से वो ग्रो नहीं कर रहे थे. अब जैसे अच्छे दिन आ गए वैसे ही वहां पे क्या हो गया? फेवरेबल कंडीशन आते ही बीज को सिग्नल मिला, नहीं भाई चलो पानी भी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं. जैसे पानी एब्जॉर्ब करा बीज ने, वो अंकुरित हो गए, और अंकुरित होने के बाद में क्या हुआ? वहां पे हरियाली ही हरियाली छा गई. ये बात शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी, है ना? तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं. इसके बाद देखो बच्चों, ये कुछ चीजें हैं जैसे एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में क्या होता है? देखो जब भी एम्ब्रियो बनेगा थ्रू एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस. यहाँ पे कोई फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स की जरूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है. अल्टरनेटिवली इट इज अनयूजुअल सेक्सुअल reproduction where there is no meiosis and syngamy. Embryo develops in the ovule and ovule develops to form seeds. In apomixis, when a gametophyte organ or a cell produces embryo-like structure without fertilization, it is called apogamy. मतलब
जब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता लेकिन स्टिल वहां पे एम्ब्रियो बन रहा है, इसी को मैं क्या कहूंगा बच्चों, यहां पे क्या बनूंगा बच्चों, एपोगैमी। एपोस्पोरी किसको बोला जाएगा बच्चों, व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूसेस अ डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, इसको बोलेंगे एपोस्पोरी, जैसे ऑरेंज एंड मैंगो, याद रखना। फिर रिकरेंट एपोमिक्सिस, देखो एपोमिक्सिस दो टाइप्स की, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट, ठीक है। एपोमिक्सिस आर ऑफ फॉलोइंग इन कैटेगरीज इन दिस, रिकरेंट में देखो एम्ब्रियो सैक जनरली राइजेस आइदर फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल और फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। तो जब भी न्यूसेलस या फिर आर्चिस्पोरियल सेल डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलेंगे। एग्जांपल देखो, इन डिप्लोस्पोरी द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सैक इज डिलीवर्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल। एग्जांपल तारक जैकम, याद रखो तारक जैकम में मेगास्पोर मदर सेल ही एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। इन एपोस्पोरी द न्यूसेलर सेल्स गिव राइज टू एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक। उसके बाद नॉन रिकरेंट में क्या होता है बच्चों, तीसरा टाइप देखो, तीसरा टाइप क्या है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। इन दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज यूजुअल meiotic divisions and haploid embryo sac is formed. Here the embryo arises either from egg by parthenogenesis or from some other diploid cell of gametophyte through apogamy. Plant produced by this method are generally sterile and do not reproduce sexually. Example है निकोटियाना। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, एम्ब्रियोज में डेवलप फ्रॉम सोमैटिक न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट्स अलोंग विथ नॉर्मल जाइगोटिक एम्ब्रियो। तो जब भी जाइगोटिक एम्ब्रियो और असेक्सुअल एम्ब्रियोज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, इसी को हम कहते हैं बच्चों एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। क्या बोलते हैं, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये बात अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आएगा बच्चों हमारा पार्थेनोजेनेसिस। देखो लास्ट का है, पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया, फिर हमारा चैप्टर का लाइन टू लाइन डिस्कशन डन होता है। देखो पार्थेनोजेनेसिस कॉइन्ड बाय नॉल, इट इज कंडीशन इन विच फ्रूट इज डेवलप्ड विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस में फर्क क्या है, वहां पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा है, यहाँ पे फ्रूट डेवलप हो रहा है, फर्क तो बनता है जनाब। It occurs naturally in some varieties, जैसे pineapple, banana, papaya. In these plants, it seems that placental tissues is unfertilized and ovary produces auxin, जिसको हम indole 3 acetic acid बोलते हैं, which is responsible for enlargement of ovary. तो auxin responsible होता है बच्चों यहाँ पे ग्रोथ, अपने प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन में आप लोग को ये बात वापस सीखने को मिलने वाली है। ये जो फ्रूट्स बनते हैं ना बच्चों, यहाँ पे कोई भी टाइप का सीड नहीं होता है। अब डू यू नो देख लो, पार्थेनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम द एग और मेल गैमेट इज काइंड ऑफ एपोगैमी, ठीक है। अगैमोस्पर्मी क्या होता है, हियर प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स बट एम्ब्रियो इनसाइड इट इज प्रोड्यूस्ड विदाउट मियोसिस एंड सिनगैमी, ठीक है, याद रखना। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय स्प्रेइंग जिब्रेलिन्स, डिलेइंग पॉलिनेशन यूजिंग फॉरेन पोलन्स, याद रखना। जेनेटिकली यूनिफॉर्म पेरेंटल टाइप सीडलिंग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूसेलर एम्ब्रियोज। तो जो एम्ब्रियोज न्यूसेलस से बनते हैं उनके जो सीडलिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट के, याद रखना अच्छे से बच्चों। इसके बाद में पॉलीएम्ब्रियोनी, द डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज इनसाइड द सीड एंड द कंडीशन इज डिजायरेबल एज पॉलीएम्ब्रियोनी, डिस्क्राइब्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। मतलब जब भी एक से ज्यादा एम्ब्रियोज बनेंगे तो उसको ही हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी, याद रखना। लिवेनहॉक ने सबसे पहले देखो, इट वाज फर्स्ट नोटिस बाय लिवेनहॉक इन द सीड ऑफ सिट्रस जेनस, मतलब लेमन, लाइम, ऑरेंज, इसमें सबसे पहले देखा गया, याद रखना। इट इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियोज in seed which consequently result in the emergence of multiple seedlings. The additional embryos result from differentiation and development of various maternal and zygotic tissues associated with ovule of the seeds. Polyembryony may be true or false depending upon whether many embryos arise in the same embryo sac or in different embryo sac in the same ovule. अब देखो यहाँ पे in adventive polyembryony the embryo develops directly from the diploid cell of nucellus and integuments as in citrus.
इंटीग्यूमेंट से कौन जब भी एम्ब्रियो सैक इंटीग्यूमेंट से डेवलप होगा तो उसका एग्जाम्पल सिट्रस में याद रखना, सिट्रस याद रखना। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, यहां पे देखो बच्चों जाइगोट प्रो एम्ब्रियो समटाइम्स डिवाइड्स इनटू मेनी पार्ट्स। अब जो प्रो एम्ब्रियो है उसी का क्या होता है बच्चों, बहुत सारे डिविजन हो जाते हैं और ईच यूनिट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जैसे जुड़वा नहीं होते कि बच्चों जाइगोटी डिवाइड हो रहा है और मोनोजाइगोटिक ट्विंस अराइज कर देता है, तो ऐसे ही इसमें भी हो जाता है। और इसी के वजह से देखो बच्चों चांसेस बढ़ जाते हैं प्लांट के सर्वाइवल के। याद रखना अच्छे से, क्योंकि अगर एक ही सीड बना और अगर वो ठीक से काम नहीं करा तो प्लांट के पास बाकी ऑप्शंस भी होने चाहिए। तो अगर ये लाइन टू लाइन डिस्कशंस बच्चों टेक्स्ट बुक का आपको अच्छा लगा तो अगले वीडियो के लिए तैयार रह जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, क्योंकि एग्जाम अब आ चुकी है बहुत नजदीक। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।